हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाले हैं कई चैप्टर्स, उनके एमसीक्यूज आपको करवाए हैं, वैसे ही इस चैप्टर के आपको मैं एमसीक्यूज करवाने वाला हूं और साथ में जो भी एक्सप्लेनेशंस इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग वो मैं आपको साथ में दूंगा और समझाऊंगा। अब चलिए करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों, जो लिंक है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है तो उनके लिए भी लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ में ही दे दिया गया है। आप आसानी से कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अब आपके सामने है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस। देखिए, आपके चैप्टर का नाम तो आपको पता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है तब आपको नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पे है फंक्शनल रिलेशनशिप अगर बनता है एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बीच में और उनके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में, तो वो क्या कहलाएगा। यहाँ पे कोई कंजप्शन की बात तो हो नहीं रही, तो कंजप्शन फंक्शन नहीं आ सकता। प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है और क्वांटिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये भी बन सकता है, और साथ में लास्ट आता है इनपुट और आउटपुट, वो तो नहीं हो सकता। तो दो चीज़ें हमारे मन में हैं। अब हमें पता है चैप्टर का नाम, तो हम प्रोडक्शन फंक्शन आसानी से कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको याद रखना है क्वांटिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा कुछ ज़्यादातर है नहीं कोई कंसेप्ट। तो इसका आंसर सीधा साधा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी की गई है, दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी, चलिए। द पर यूनिट प्रोडक्शन बाय द वेरिएबल फैक्टर आर टू बी यूज्ड कॉल्ड। अगर पर यूनिट फैक्टर आप देख रहे हो, यानी पर यूनिट प्रोडक्शन आप किसी वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए निकाल रहे हो या देख रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे। उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहेंगे, मार्जिनल कहेंगे, एवरेज कहेंगे, या कुछ भी नहीं कहेंगे इनमें से। तो आंसर आएगा आपका एवरेज। और जो आंसर्स हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके बिल्कुल इस पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा कि जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपके कैसे सामने आ जाएंगी। फिर आता है, अब पर यूनिट की बात जब भी आती है तो वो एवरेज कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन बाय 5 वर्कर्स इज 15 क्विंटल ऑफ अ वीट। अगर एक टोटल प्रोडक्शन ऑफ 5 वर्कर यानी 5 वर्कर्स की 15 है, मतलब 15 क्विंटल ऑफ वीट है, तो उसमें एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। तो याद रखिएगा, एवरेज प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है निकालने का। अब एवरेज प्रोडक्ट है क्या था, पर यूनिट प्रोडक्शन आपको बताया था ना। तो पर यूनिट प्रोडक्शन आप कैसे निकालोगे, जितनी टोटल प्रोडक्शन होगी उसे आप क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है 15, और क्वांटिटी कितनी लगी है, उसके ऊपर लेबर कितनी लगी है 5। 15 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 3। बहुत आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, इसके बाद आता है द पीरियड इन विच वन फैक्टर और प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स्ड। ऐसा कौन सा पीरियड होता है जहाँ पे वन फैक्टर जो है, मतलब वन फैक्टर और प्रोडक्शन, मतलब वन फैक्टर जो रहता है वो फिक्स रहता है। मतलब आप जब भी बात करोगे तो ऐसा कौन सा पीरियड वो होगा जहाँ पे एक जो फैक्टर है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा कौन सा पीरियड है, क्या वो लंबा समय हो सकता है। लंबे समय में तो हम अपने सारे फैक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन दो ही ऐसे पीरियड होते हैं, एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट। तो क्या इसमें शॉर्ट रन आ सकता है या क्या इसमें वेरी शॉर्ट आएगा। देखिए, वेरी शॉर्ट में तो हम कोई भी चीज़ को आसानी से नहीं मेंशन कर सकते, तो इसलिए इसमें दो ही पीरियड होते हैं प्रोडक्शन करने के, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। तो लॉन्ग आएगा नहीं, आंसर क्या आएगा आपका शॉर्ट रन, जिसमें एक फैक्टर फिक्स होता है, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब उसके बाद हमारे पास है द पीरियड इन विच बोथ द फैक्टर्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू बी यूज्ड। कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें सभी फैक्टर्स जो भी वेरिएबल भी हैं और फिक्स भी हैं, तो मैंने ऊपर ये भी मेंशन कर दिया, सभी फैक्टर्स जिसमें यूज़ होने वाले पीरियड में होते हैं, वो कौन सा पीरियड कहलाता है, एक लंबा समय, दैट इज लॉन्ग रन। चलिए, डैश इज द डिफरेंस मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। ये किसकी डेफिनेशन कही गई है कि अगर हम एक टोटल प्रोडक्ट में
मतलब मेरे टोटल प्रोडक्ट में अगर कोई चेंज कर रहे हैं, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बहुत बार एक चीज़ आपको समझाई हुई है कि इसमें चेंज वर्ड है ना, जो मैंने अभी कहा कि टोटल प्रोडक्ट में एक ज़्यादा या एक कम होना, वो चेंज जो कहलाता है उससे सिर्फ एक वर्ड की ही डेफिनेशन होती है और एक वर्ड ही चेंज को इंक्लूड करता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल। तो जहाँ भी आपका एक ज़्यादा या एक लेस कर रहे हो, चेंज कर रहे हो टोटल प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे उसका आंसर मार्जिनल से ही होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत इजी था ये भी आपके लिए, समझना भी और करना भी। चलिए, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जामिन्स द प्रोडक्शन फंक्शन कीपिंग। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या करता है प्रोडक्शन फंक्शन में। देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या, पहले तो ये समझेंगे। उसके लिए भी एक क्वेश्चन है नीचे जिससे आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि आप एक प्रोडक्शन जब कर रहे हो तो वहाँ पे शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ओनली अप्लाइज इन शॉर्ट रन एंड एज वेल एज ये कहा जाता है कि जितनी भी प्रोडक्शन इंक्रीज की जाती है वो वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल करके की जाती है, ना कि फिक्स्ड। और बाकी सारे फैक्टर्स, मतलब सभी वेरिएबल फैक्टर्स ही इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं। फिक्स फैक्टर्स क्या हो, मतलब फैक्टर्स बाकी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है कि वन फैक्टर फिक्स और अदर फैक्टर वेरिएबल, वन फैक्टर वेरिएबल और अदर फिक्स्ड, या ऑल फैक्टर वेरिएबल या ऑल फैक्टर फिक्स्ड। तो मैंने अभी बताया कि एक फैक्टर फिक्स होगा, बाकी सारे वेरिएबल होंगे, ना कि एक फैक्टर वेरिएबल होके बाकी सारे फिक्स होंगे। याद रखिएगा, एक फैक्टर फिक्स है, बाकी सारे वेरिएबल हैं, ये आंसर इसका आएगा, दैट इज ए। ठीक है जी। चलिए, ऑल यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एज्यूम्ड। अगर हम एक लॉ, जो अभी मैंने अभी बात आपको बताया, तो उसमें शॉर्ट रन में आप क्या एज्यूम करोगे कि उसके क्या प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, तो ज़्यादा हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब वर्ड चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जब चेंजेस आ जाए या फिर आप कह सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो होता है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होता है सेम सेम। तो जब आप शॉर्ट रन की बात कर रहे हो, शॉर्ट रन में आप ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते, तो इसलिए वहाँ पे सेम प्रोडक्शन चलती है और इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका, होमोजीनियस। ठीक है जी, होमोजीनियस एज्यूम करके हम चलते हैं। फिर आता है हमारे पास, अब मैंने कहा था एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे और ध्यान से लाइन को समझना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी होगी। पहला कहता है इंक्रीज इन यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर इंक्रीजेस। मतलब अगर हम वेरिएबल फैक्टर या फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। पहली बात तो इसमें दोनों फैक्टर यूज होते ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं आएगा। दूसरा कहता है प्रोडक्शन फंक्शन रिमेन वन फैक्टर वेरिएबल एंड अदर फैक्टर फिक्स। देखिए, एक फैक्टर वेरिएबल और अदर फिक्स यहाँ पे कुछ समझ आया? एक फैक्टर वेरिएबल होता है, अदर फिक्स होते हैं, या एक फैक्टर फिक्स होकर अदर वेरिएबल होता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। फिर आता है आउटपुट इंक्रीजेज बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर, बिल्कुल सही है, लेकिन एज अ रिजल्ट इट इज मोर बेनिफिशियल टू लॉन्ग रन। अब यहाँ पे आपको मैंने अभी ऊपर ही मेंशन किया, दिस इज अ शॉर्ट रन पीरियड लॉ, तो इसलिए लॉन्ग रन की वजह से ये भी लाइन नहीं आएगी। आधी लाइन सही थी, लेकिन लॉन्ग रन की वजह से ये यहाँ पे नहीं आएगा, और बचता हुआ आंसर अब आपका क्या है, डी, जिसे आप पढ़ सकते हो कि प्रोपोर्शनेट बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर इज टू बी चेंज एज फर्स्ट इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनेटली देन प्रोपोर्शनेटली। मतलब इसमें आप जब लॉ पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले वो थोड़ा सा ज़्यादा, फिर प्रोपोर्शनेटली, फिर लेस देन प्रोपोर्शनेटली, ऐसे का आप देख सकते हो इस लॉ को। ठीक है जी। चलिए, फिर आता है देयर आर डैश स्टेजेस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितनी स्टेजेस होती हैं? आप जब लॉ पढ़ चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हो, या फिर आपको याद होना चाहिए कि इसमें तीन चीज़ें बनती हैं, तीन स्टेजेस आती हैं, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई, मोर प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली एंड लेस देन प्रोपोर्शनेटली। तो तीन स्टेजेस आपकी बन जाती हैं, दैट इज कॉल्ड थ्री स्टेजेस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए, जब टीपी बढ़ता है तो एमपी क्या करता है, यानी टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, या मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब एट अ कांस्टेंट से बिल्कुल ही खत्म, मतलब टॉप पे चला जा चुका है अब टीपी आपका, तो एमपी का क्या होगा? तो कोई भी कंसेप्ट ले लो, आप रेवेन्यू का ले सकते हो, आप यूटिलिटी का ले सकते हो, आप कोई भी कंसेप्ट ले लोगे ना, अगर यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट
मैक्सिमम हो गया तो वहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, रेवेन्यू होगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। वहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो चेंज ना आने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो कहलाएगा। फिर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या होता है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है उसमें हम क्या बात करेंगे, देखिए जो टीपी है वो इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पर। देखो अब डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब टीपी तो बढ़ेगा ही, याद रखिएगा इस चीज़ को। कोई भी लॉ है उसमें टीपी, अब टोटल प्रोडक्ट तो आप बढ़ा ही रहे हो हमेशा, अब वो बढ़ता रहेगा। रिटर्न आपके डाउन होंगे तब जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं रिटर्न। अब यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न है, इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट। जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है और टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वहाँ पे रिटर्न जितने चाहिए उतने नहीं मिल रहे, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो यहाँ पे कौन सी स्टेज बनेगी कि जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कम है, कम हो रहा है और टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यानी टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इसका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, दैट इज फर्स्ट ए। ठीक है, चलिए इस फिगर में आपको क्या शो हो रहा है, तो इस फिगर में एम के जो टोटल प्रोडक्शन कर्व है वो क्या शो कर रही है, कौन सा लॉ शो कर रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग या कांस्टेंट या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस है, ये तो आने नहीं वाला। अब इंक्रीजिंग है जरूर क्योंकि वो बढ़ रहा है। अब कौन सा इंक्रीजिंग है पहले ये बताइए, ये डिमिनिशिंग रिटर्न भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपको पता कैसे लगेगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा, साइड में आपको लिखा है MP/TP, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट भी साथ में बढ़ रहा है। तो इसलिए दोनों चीज़ों का बढ़ना क्या होता है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न। तो क्या आंसर आएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में जो टीपी कर्व तो बढ़ती है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट, मैंने अभी कहा कि टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता ही रहेगा, मार्जिनल जो नाम है ना उनके साथ चलाना है। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है इसका मतलब बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग है तो कम हो रहा है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट में वो किसके पैरेलल हो सकता है, मैंने अभी वर्ड ही कह दिया पैरेलल, वो किसके होगा, सीधी सी बात है, एमपी कहाँ पे, टीपी के साथ ही लिखोगे। तो इसलिए जब आप लाइन बनाओगे तो वो क्या चला जाएगा, कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस। मैं लास्ट में आपको जब आंसर बताऊंगा वहाँ पे दिखाऊंगा भी, आपको नीचे डायग्राम दे दिया गया है आंसर्स में। ठीक है, चलिए आगे आता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को अप्लाई करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है। अब रिटर्न को बढ़ाना है तो क्या सबसे बड़ा कारण होगा, क्या हमारे पास इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये है, जी नहीं, जी नहीं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न होने वाला है। ओवर यूटिलाइजेशन अगर हम कर देंगे फिक्स फैक्टर्स की तो भी नुकसान हो सकता है, यानी रिटर्न कम आने वाले हैं। फिर आता है बेटर और आइडल रेशियो। आइडल रेशियो तब कब बनेगी, जब फिक्स और वेरिएबल फैक्टर दोनों सेम होंगे, इसका मतलब कांस्टेंट, तो ये भी नहीं आने वाला, बचता गया है जब आप फिक्स और वेरिएबल फैक्टर की कोऑर्डिनेशन में बेटर इन्वॉल्वमेंट रखते हो तो। ठीक है जी, चलिए कौन सा लॉ शॉर्ट रन प्रोडक्शन में आता है, मैंने ऊपर बता दिया, बस आगे बढ़ते जाइए, इसका आंसर आपको पता है क्या है। चलिए, नहीं पता लगेगा, आंसर नीचे दिए हुए हैं, आपको कुछ साइलेंट रखना ज़रूरी होता है। द जनरल शेप ऑफ TPP यानी टोटल प्रोडक्शन कर्व इन द शॉर्ट रन इज, अब लॉ बनाया गया है जी। अब देखिए 17 और 18 मैं अभी आपको नीचे लेकर जा रहा हूँ आंसर्स में, वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं, चलिए ये आ गए आपके आंसर्स, ये देख सकते हो आप। अब इन आंसर्स में आपको मैंने जो अभी बताया ये सभी साथ में डायग्राम्स, ये देखिए ये चीज़ है जो मैंने अभी आपको जूम कर दी। ये देखिए जो ऊपर से टीपी आ रहा है ना, ये किस शेप में है, ऊपर से नीचे को, और ऐसे ही जो एपी है वो भी ऊपर जाके नीचे को, और एमपी है वो भी ऊपर जाके नीचे को, तीनों शेप्स एक ही जैसी बन रही हैं। तो चाहे एपीपी हो, टीपीपी हो, एमपीपी हो, तीनों शेप्स की जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगी, ऊपर आ जाइए वापस। तो ऊपर आने का मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना होगा, दैट इज 17 और 18। देखिए दोनों क्वेश्चंस में आपकी एक ही शेप बनने वाली है, दैट इज इनवर्स यू। कौन सा कहलाएगा ये, इनवर्स यू। तो आंसर दोनों का, एक का सी है और एक का ए है, आंसर दोनों का सेम है।
फिर आता है अगर आप 1 लेबर ऑफ 5 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी एक लेबर से 5 क्विंटल का वीट आया है और 2 लेबर यूज़ करने पर 10 क्विंटल का वीट आपने प्रोड्यूस कर लिया है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो उसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जितना चेंज टोटल प्रोडक्ट में आया डिवाइड बाय जितना चेंज आपकी आउटपुट में आया। कितना चेंज मेरी प्रोडक्शन में आया? मेरे पास 5 थी, 10 हो गई, कितना चेंज आया? +5। +5 को डिवाइड कर दीजिए किसके साथ? आपका कौन सा चेंज आया है आउटपुट में, कितना चेंज आया है? 1। तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5। तो आंसर बहुत सिंपल था, हो गया आपका आंसर। का फॉर्मूला आपको नीचे दे दिया गया है। अगर आपने एपीपी ड्राइव करना है टीपीपी में से, यानी आपने टोटल प्रोडक्शन जो फंक्शन है उसमें से आपने, या कर्व में से आपने एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आंसर बहुत अच्छा है, डिवाइड करना है और कोई आंसर इसमें नहीं आने वाला, कंफ्यूज नहीं होना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक केस स्टडी है छोटी सी। वो क्या कहती है कि ए एक प्रोड्यूसर है, वेरियस कमोडिटी उसने ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके की हैं, पर उसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, तो इसलिए उसने एक लॉ का इस्तेमाल किया जो कि रिटर्न कम देता है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सामने है? दैट इज इन विच टाइम पीरियड ए इज प्रोड्यूसिंग कमोडिटी। किस टाइम पीरियड में वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है? इट्स शॉर्ट रन और इट्स लॉन्ग रन और इट्स अ वेरी शॉर्ट। देखो वेरी शॉर्ट तो होता ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया, शॉर्ट या लॉन्ग में से आएगा। अब फैक्टर कौन से यूज हुए हैं? सभी या सिर्फ वेरिएबल? तो सभी यूज हुए हैं, इसका मतलब वो लॉन्ग रन में काम कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है? लॉन्ग रन। चलिए, अब वो कौन सा लॉ है जिसमें इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं? देखिए, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जिसमें आपके रिटर्न कम आ रहे हैं। तो रिटर्न कम आने का मतलब वहाँ से लॉ को जोड़ो, लॉ को जोड़ो तो डिमिनिशिंग रिटर्न याद आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का दूसरा नाम क्या होगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इसलिए इसका नाम क्या आने वाला है? इंक्रीजिंग कॉस्ट। कहीं ना कहीं कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आपका जो लॉ है वो यूज़ होता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लेने के लिए, या इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की वजह से, या इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इसी लॉ की वजह से बनते हैं। ठीक है, अब आता है ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर यूज्ड ओनली इन। सारे के सारे सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन की सेंस को बदला है ताकि आपको कंफ्यूज कर दिया जा सकता है, तो इसलिए कोई मुश्किल में मत पड़ना। इसका आंसर सिंपल सा है, दैट इज लॉन्ग रन, मैंने पहले बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जो आंसर 22 में दिया मैंने उसको अभी ही आंसर में पहले ही बता दिया हुआ है कि लॉ जो भी, देखिए वहाँ पे आपको अब मेंशन नहीं किया, उन्होंने सीधा पूछा है कि जो भी आपका आंसर होगा ना 22 में, अगर आपने वहाँ गलत लगा दिया ये तो ऑटोमेटिकली गलत होने ही वाला है। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर वहाँ पे सही होगा, यानी दैट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट, उसका दूसरा नाम क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है? दैट इज बी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है। ये आंसर्स आपको यहाँ पे नीचे दे दिए गए हैं, विद एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है चीज़ आपके लिए, आसान है, बहुत इजी है। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने डायग्रामेटिक वे में, कोई चीज़ ना समझ आए उसके लिए एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दी गई है, कोई टेबल अच्छा है आपको ज़रूरी समझाने वाला, वो सारा यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतने मिलेगा दोस्तों। कोई और वीडियो, कोई और हेल्प, कोई और कन्फ्यूज़न, कोई और प्रॉब्लम, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी ऐसी नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल ओपन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस